हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं ब्रज कोर्स हिंदी, इसमें हम पाठ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके जो कार्यपत्रक हैं उसके हमें प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा जो पाठ है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्तर देंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थीं। बाल्यकाल मतलब बचपन में। यहाँ हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मनिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें लेकर ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीना। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास, जो अब चेन्नई है, सराफा बाजार के भाव प्रमुखता से दिए होती थी। अब जो महानगरी दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करते थे। पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में अखबार में जो कुछ छपा होता था वह सब मेरी समझ से परे था। इसलिए इसलिए शमसुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नजर डालकर ही संतोष कर लेता था। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावात्मक परिवेश में कुछ वंशगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विश्वास के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यह गुण मेरे तीनों भाइयों बहनों को भी विरासत में मिले। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। कौन कौन थे उनके दोस्त? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही हिंदू परिवार से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी और पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई घटनाएं सुनाती थीं। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब एक दिन शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। मैंने कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर बैठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद के चेहरे पर रुहासी के भाव थे। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर आए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों की दिमाग में इस तरह का सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहां मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को साफ साफ कह दिया कि
या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। इस प्रकार है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके बाद हम जो कार्यपत्रक है पाठ के वो हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर है आपको शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द यहाँ लिखने हैं। इसके आगे जो कार्यपत्रक 2 है इसमें देखिए क्या करना है। प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। कैसे, यहाँ पर जो शब्द हैं उनको जोड़कर लिखना है, संधि करना है। जैसे यहाँ लिखा है तथा धन एव, क्या हो जाएगा तथैव। पौधन अक पावक। सुधन आगत, क्या हो जाएगा सुधन आगत स्वागत। सुरधन ईश सुरेश। देवधन आलय देवालय। पुरुष धन अर्थी पुरुषार्थी। महाधन ईश महिष। भोधन उक, इसका क्या होगा भावुक। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, इसमें संधि हमें विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। सरलार्थ का क्या सी होगा विच्छेद मतलब तोड़ना। सरल धन अर्थ। देव ऋषि का होगा देव धन ऋषि। नारीश्वर नारी धन ईश्वर। निर्धन का कैसे टूटेगा निधन, और धन में टूट जाएगा। यद्यपि है जो यदि धन अपि। शयन से धन अन शयन। नाभिक नौ धन एक, क्या हो जाएगा नाभिक। लोक धन उक्ति। इस प्रकार संधि हमने विकसित कर लिया। अब हम कार्यपत्रक 3 है, इसमें क्या देखना है, मूल शब्दों के बाद दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाना है। शब्दांश मतलब यहाँ जो पीछे जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रत्यय। तो मूल शब्द यहाँ इसमें हमें जोड़कर जो नया शब्द बने वो लिखना है। जैसे विज्ञान धन एक, क्या बनेगा वैज्ञानिक। प्रतिभा धन बान प्रतिभावान। सम्मान धन इत सम्मानित, क्या हो जाएगा सम्मानित। गाड़ी धन बाला गाड़ी धन बाला। चट धननी चटनी, क्या बनेगा चटनी। फूक धननी फुकनी। गरीब धन ई इससे क्या बनेगा बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो गरीबी। किराए धन किराएदार। और भी आगे शब्द दिए हैं, ये आप बना सकते हैं। प्रयोगशाला स्वभाव धन एक, यहाँ पर भा में वा में छोटी की मात्रा लग जाएगी तो क्या आ जाएगा स्वाभाविक। भारत धन ई भारतीय। लकड़ धन हारा लकड़हारा। पालनहार। धन वान धनवान बनेगा यहाँ पर। कड़वा धन आहट कड़वाहट। दुकान धन दार, क्या बनेगा दुकानदार। अब देखिए कार्यपत्रक 4, इसमें क्या करना है, जो नीचे दी गई सूची है और वैज्ञानिकों के अनुसार उसमें मिलान करना है। सूची में क्या दिया गया है कि किसने क्या खोजा, किसने किस चीज की खोज की। अब देखिए जो सर आइजैक न्यूटन है, इन्होंने गति विषयक नियम दिए, गति के नियम दिए तो हम इससे मिला देंगे 1 नंबर। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी। एमिल बेरलिनेर, इनने क्या किया था, ग्रामोफोन की खोज की थी, ग्रामोफोन की। एमंड हैली है जो इन्होंने धूमकेतु है इसकी खोज करी थी। एमंड हैली इन्होंने धूमकेतु की। गैलीलियो ने क्या बनाया टेलीस्कोप। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन। जॉन नेपियर ने लघु गणक
क्या बना, लघु गुणक है जो उसकी खोज की थी। और मैरी क्यूरी है, मैरी क्यूरी ने रेडियम, किसकी, रेडियम की खोज की थी। इस प्रकार है जो नीचे दी गई वैज्ञानिकों की खोजों के अनुसार हमने मिलान कर लिया है। अब देखिए कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में क्या करना है, यहाँ पर समानार्थी शब्द दिए हैं, कॉलम आ में दिए गए समानार्थी शब्दों का मिलान कॉलम बा में हमें करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ 1 नंबर पर क्या लिखा, दुर्बल, दुर्बल मतलब होता है कठिनता से प्राप्त, और आत्मकथा मतलब स्वयं की कहानी। इस प्रकार हम मिला लेंगे, आत्मकथा मतलब स्वयं की कहानी। पुस्तकालय, पुस्तकालय का क्या होता है, पुस्तकालय घर है, पुस्तक घर जिसमें बैठकर पुस्तक पत्र पत्रिका आदि हम पढ़ते हैं। और आर्थिक मतलब धन अर्थ से संबंधित, आर्थिक मतलब अर्थ से संबंधित। वितरण, वितरण का क्या होगा, बांटना, वितरण मतलब बांटना। और दृष्टिकोण देखने का नजरिया, दृष्टिकोण का यहाँ पर समानार्थी क्या हो जाएगा, अर्थ निकलेगा देखने का नजरिया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए जो विलोम शब्द हैं उनको विलोम शब्द लिखकर हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे ईमानदार, ईमानदार का क्या हो जाएगा, बेईमान, बेईमान लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। यहाँ हमने वाक्य भी बना लिया, ईमानदार का विलोम हो जाएगा बेईमान, विलोम मतलब उल्टी शब्द। विश्वास मतलब अविश्वास, विश्वास का विलोम होगा अविश्वास, मोहन पर अविश्वास मत करो। धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म, वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। नौजवान, नौजवान का हो जाएगा बूढ़ा, बूढ़ा आदमी रात भर खड़ा है। असमानता, क्या इसका क्या हो जाएगा, समानता, समानता, हमें सभी के प्रति समानता की भावना रखनी चाहिए। दुख, दुख का विलोम सुख, जीवन सुख दुखों से भरा है। गुण, गुण का क्या हो जाएगा, अवगुण, गुण का क्या हो जाएगा, अवगुण, व्यक्ति को अपने अवगुण नहीं दिखते। अंत का क्या होगा, प्रारंभ, अंत का क्या होगा, प्रारंभ। आज से हम नियमित पढ़ना प्रारंभ करेंगे, आज से हम नियमित पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार अब हम देखेंगे पंडित जसराज, इसको हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसके जो कार्यपत्रक के प्रश्न हैं वो हल करेंगे। देखिए, मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म है 28 जनवरी 1930 को हिसार के हरियाणा में हुआ था। अपने संगीत की शुरुआत शिक्षा है जो अपने पिता पंडित मोतीराम जी से ली थी। अपने गायन के जरिए आत्म से जोड़ने की कला की वजह से पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसराज भी कहा जाता है। आपको 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनसे बातचीत के कुछ अंश पंडित जी अपने बचपन के बारे में बताएं, अपने माता पिताजी और अन्य परिवार वालों के विषय में बताएं। आपके पिताजी का निधन जल्दी हो गया था, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? जय हो। मेरे पिताजी का नाम पंडित मोतीराम जी और माताजी का नाम कृष्णाबाई था। आपने सही कहा, जब मैं 4 साल का ही था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया, पर उस छोटी सी उम्र में मैं उनसे गाना सीखना शुरू कर चुका था और फिर वो शिक्षा जारी रही। पंडित जी, हम में से हर इंसान ने बचपन में शैतानियाँ जरूर की होती हैं। आपकी कौन सी शैतानी है जो ताउम्र याद रहेगी? बात आप सही कह रहे हैं, शैतानी तो ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन मुझे शैतानी करने का तो समय ही नहीं मिला। जब शैतानी करने की उम्र हुई तब पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में लगा कि मुझे घर के लिए कुछ करना है। 7 साल की उम्र में मैंने अपने मंझली भाई के साथ स्टेज पर तबला बजाना शुरू कर दिया था। पंडित प्रताप नारायण जी मुझे तबला बजाना
सिखा दिया था, उन्होंने तबला बजाना सिखा दिया था। जिस उम्र में बच्चे शैतानी करते हैं, उस उम्र में मैं अपने घर के कामकाज में लग गया था। अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। मेरी एक ही शिक्षा है, संगीत की। जैसा मैंने कहा, मैं घर के कामकाज में जुट गया था। मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं खत्म हो गई। आपकी संगीत शिक्षा की शुरुआत कैसी हुई? मैंने बचपन में ही पिताजी से संगीत शुरू कर दिया था। जब वो नहीं रहे तब भी मैंने अपनी साधना जारी रखी। बाद में जब करीब 15 साल का था, तब मेरी संगीत की शिक्षा मेरे बड़े भाई मणिराम जी के साथ शुरू हुई। आपको स्टेज पर पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला? मेरे गाने का पहला कार्यक्रम 1952 में काठमांडू, नेपाल में हुआ। दरअसल रेडियो पर मैं गाया करता था। मेरा गाना सुनकर वहाँ से बुलावा आया। वहाँ के राजा त्रिभुवन विक्रम थे। मेरा पहला कार्यक्रम उनके सामने हुआ था। मुझे याद है, उन्होंने मुझे 5000 मोहर का इनाम दिया था। आपको जो तमाम सम्मान मिले और उसके साथ श्रोताओं का जो प्यार मिला, उसे कैसे याद करती हैं? जो सम्मान मिले उन्हें सम्मान से याद करता हूँ, और जो श्रोताओं का प्यार मिलता है उसे भी बहुत सम्मान से याद करता हूँ। भगवान को लाख लाख शुक्रिया भेजता हूँ। इस प्रकार है जो इसको हमने पढ़ लिया। अब देखिए कार्यपत्रक 1, इसमें क्या दिया है? जो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके आगे जो कार्यपत्रक क्या है, तो यहाँ देखिए प्रश्न दिया है हमें, निम्नलिखित वाक्यांशों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनकर हमें यहाँ लिखना है। कौन सा शब्द लिखना है? पर्यायवाची। अब देखिए पहला, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। क्या आग? यहाँ हमें पर्यायवाची देखना है। शोभा, आग, समीर या चिंगारी। तो आग का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि। आग का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि। उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया। नेत्र। नेत्र का पर्यायवाची क्या होता है? अलख, कनक, नयन या हस्त। नेत्र का क्या होता है पर्यायवाची? नयन। और क्या होता है? आँख। और क्या होता है? लोचन, चक्षु। ये है जो नेत्र के पर्यायवाची होते हैं। उसका मन आनंद से भर गया। आनंद से भर गया मतलब उल्लास। उल्लास से उसका मन भर गया। तो आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? उल्लास होता है। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है? परमात्मा। क्या होता है? परमात्मा। गणेश नहीं होगा, महादेव अनंग ये नहीं होंगे। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है? परमात्मा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा परमात्मा। वह नदी के किनारे घूम रहा था। वह नदी के किनारे घूम रहा था। यहाँ देखिए तीर। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तीर सही आंसर हो जाएगा। तीर। कतार अलग चीज है। बाण, वसुंधरा धरती का पर्यायवाची है वसुंधरा। अब छठवां देखते हैं। क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? यहाँ क्या अंडरलाइन है? याद। याद से पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्मृति। छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। उम्र। उम्र का पर्यायवाची क्या आ जाएगा? आयु। उम्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आयु। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। सम्मान मतलब आदर। सम्मान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आदर। अब देखिए कार्यपत्रक 3 है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग करती हुई यहाँ लिखना है। यहाँ पर हमें जो शब्द दिए हैं शब्द युग्म उनका प्रयोग करके हमें लिखना है। जैसे यहाँ पहला है अगम। अगम मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके। जहाँ पहुँचा ना जा सके, ये क्या हो गया? अर्थ है। अब यहाँ प्रयोग किया है वह अगम है। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन है। क्या कठिन है? वह पहाड़ दुर्गम है। ईर्षा। ईर्षा मतलब जलन की भावना। ईर्षा मतलब जलन की भावना। और द्वेष,
मतलब विरोध की भावना। वह मुझसे ईर्ष्या करता है, उसका मुझसे द्वेष है। ये हमने क्या किए, वाक्य में प्रयोग कर लिए। कार्य मतलब काम जो हम करते हैं, और कर्तव्य मतलब वह काम जो हमें नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। कर्तव्य मतलब जो हम नैतिकता के आधार पर करते हैं वह कर्तव्य है। कार्य मतलब जो हम कोई भी कार्य करें तो हम उसे हम क्या बोलते हैं, कार्य। आज्ञा, आज्ञा मतलब आदेश देना। आज्ञा का अर्थ क्या निकलेगा, आदेश देना। और अनुमति मतलब होता है काम की आज्ञा लेना या देना। अनुमति मतलब काम की आज्ञा लेना या देना। अभिमान, गर्व की भावना। अभिमान का क्या अर्थ हो जाएगा, गर्व की भावना। और अहंकार, अहंकार का अर्थ निकलता है घमंड। अहंकार का अर्थ क्या होता है, घमंड। नमस्ते, नमस्ते अपने से बड़ों को नमन किया जाता है। नमस्ते से क्या होता है, अर्थ है अपने से बड़ों को नमन किया जाता है। कार्यपत्रक 4, पाठ में आए हुए शब्दों को लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। शुरुआती, इसका अर्थ होता है प्रारंभिक। मैंने विद्यालय की शुरुआती शिक्षा भाई से ली। किससे ली, भाई से ली। रसराज, रसराज मतलब रसों का राजा। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। निर्धन, निर्धन मतलब मृत्यु। निधन, निधन मतलब क्या होता है, मृत्यु। अब यहाँ हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, कोई सा भी वाक्य यहाँ पर बना लेंगे। शैतानी, शैतानी मतलब मस्ती। पिकनिक जाती समय खूब मस्ती की या खूब शैतानियाँ की। ताउम्र मतलब पूरी उम्र। मेरे दादाजी ताउम्र ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहे। सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक साल पलास चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले, इन बनों ने गोद पाली। लाख पंछी सौ हिरन दल, चांद की कितने किरण दल। झूमते बन फूल फलियां, खिल रहीं अज्ञात कलियां। हरित दूर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा की घनी जंगल, लताओं की बने जंगल। यह जो किसकी कविता है, भवानी प्रसाद मिश्र है, ये उनकी कविता है, सतपुड़ा की घने जंगल। अब हम इसके जो कार्यपत्रक है उनको हल करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कार्यपत्रक 1, शिक्षक द्वारा बोली गई शब्दों को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो शिक्षक है उनकी द्वारा जो शब्द बोली जाए तो वो यहाँ पर शुद्ध रूप, शुद्ध तरीके से सही सही यहाँ पर भरना है। अब कार्यपत्रक 2 है, इसका प्रश्न क्या है कार्यपत्रक 2 का, आओ खेलें शब्द जाल का। आओ खेलें, खेल शब्द जाल का। यहाँ देखिए पर्यावरण से जुड़े हुए शब्दों को ढूंढें और उन पर हमें चर्चा करनी है। जैसे हमने यहाँ क्या ढूंढा, वनस्पति, इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर वनस्पति। फिर है नदी, ऐसे आपको क्या करना है, पहले ढूंढ लेना है। ये लिखा है प्रकृति। वायु, क्या लिखा है, वायु। जंगल, ये हाँ जंगल मिल जाएगा। फिर ये पर्वत, पर्वत। संपदा, क्या मिलेगा, संपदा। इस प्रकार हमने जो शब्दों को ढूंढा है वो यहाँ पर लिखना है। वनस्पति क्या कहलाती है, वनस्पति ये है पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होती है।
नदी, जंगल, प्रकृति, पर्वत, क्या लिखा है पर्वत, ये नहीं लिखना, ये क्या लिख दिया यहाँ पर, वायु, संपदा, संपदा नहीं लिखा, हम यहाँ पर संपदा लिख देंगे, संपदा। इस प्रकार है जो हमें जो पर्यावरण से जुड़े हुए शब्द हैं उनको यहाँ ढूंढना था और यहाँ पर हमें लिखना था। आगे जो कार्यपत्रक 3 है इसमें क्या दिया है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं, अपने शब्दों में यहाँ पर वाक्य हमें लिखना है। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है, पेड़ों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, लकड़ी। पेड़ों से हमें छाया प्राप्त होती है, उनसे फल भी प्राप्त होते हैं, और जो वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, और उनसे ऑक्सीजन भी की भी प्राप्ति होती है पेड़ों के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो वायुमंडल के लिए बहुत ही क्या है, लाभदायक है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। यहाँ लिखना है क्या कदम उठाने चाहिए। हमें पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। हम पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक लगाना चाहिए। हमें पेड़ों को संरक्षित बचाना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। अगला है, अगला लिखेंगे, हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करें। जागरूक मतलब उन्हें बताएंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए। हमें गंदा पानी, केमिकल नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। यदि हम इनको नदियों में प्रवाहित कर देंगे तो नदियों का जो पानी है वो प्रदूषित हो जाएगा और इससे क्या होगा, पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा। अब कार्यपत्रक 4 है, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रशब्दों की अर्थ लिखना है, अर्थ लिखना है और यहाँ वाक्य भी बनाना है। निर्झर, निर्झर का अर्थ होता है झरना। निर्झर का अर्थ होता है झरना। निर्झर बहता रहता है, वाक्य में हमने प्रयोग कर दिया। जंगल, जंगल मतलब वन होता है। जंगल मतलब क्या होता है, वन। जंगल में वन्य प्राणी रहती हैं, वाक्य में प्रयोग कर दिया हमने। पलाश, पलाश ही क्या है, वृक्ष है। ये किसका वृक्ष है, टेसू का वृक्ष है। इसी कहते हैं, टेसू का वृक्ष है, पलाश को कहा जाता है। जंगल में पलाश के बहुत से वृक्ष हैं। जंगल में पलाश के बहुत से वृक्ष हैं। अज्ञात, जिसे हम जानते नहीं। चोर कौन है, यह अभी अज्ञात है। अज्ञात का अर्थ होता है जिसे हम जानते नहीं हैं। दूर्वा, दूर्वा क्या है, एक प्रकार की घास है। दूर्वा एक प्रकार की घास है। गणेश जी की पूजा दूर्वा से की जाती है। गणेश जी की पूजा किससे की जाती है, दूर्वा से की जाती है। रक्त किसलय मतलब लाल रंग की पत्तियां। सतपुड़ा के जंगल में पेड़ों पर रक्त किसलय लगी हैं। लाल रक्त की जो पत्तियां हैं वो लगी हैं। ऊँघती, ऊँघती मतलब उन्नीदे, उस नींदे, ऊँघती मतलब उन्नीदे। वह ऊँघते हुए बाहर निकले, वह ऊँघते हुए बाहर निकले। पक्षी, पक्षी पंछी, पंछी मतलब होता है पक्षी। पंछी का अर्थ होता है पक्षी। पंछी आकाश में उड़ते हैं। पंछी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। हरित मतलब हरियाली। हरित का अर्थ क्या होता है, हरियाली। जंगल में बहुत ही हरित क्रांति फैली है। जंगल में हरित क्रांति फैली हुई है। इस प्रकार हम क्या बना लेंगे, जो वाक्य है उसका हम प्रयोग कर लेंगे। जंगल में हरित क्रांति फैली हुई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और हमें इनको कविता बनाकर लिखना है। जैसे जंगल, घर, पेड़, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल और तालाब। इनसे हमें कविता बनानी है। आप भी अपने अनुसार बना सकते हैं। सभी जानवर जंगल चले, सभी जानवर चले जंगल की ओर। पहाड़ के किनारे बनाए सुंदर घर। पेड़ लगाए कई सारे तालाब के किनारे। चिड़िया आई कि कमल को
खिलाने। इस प्रकार है जो आप इससे भी अच्छी कविता बना सकते हैं। कार्यपत्रक 5, इसमें क्या लिखा है? कार्यपत्रक में नीचे बने चित्र को ध्यान से देखिए और एक कहानी बनाकर लिखना है। यहाँ देखिए पेड़ पौधे लगे हैं, ये चिड़िया बैठी है और यहाँ ये दो लड़कियां हैं, वो क्या कर रही हैं? एक झूला झूल रही है, एक झूला झुला रही है। ये तितलियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उनमें फूल खिले हुए हैं और यहाँ पर एक गिलहरी बैठी हुई है। तो हमें इन चित्र को देख करके कविता कहानी बनानी है। हमने यहाँ पर कैसी कहानी बनाई है आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमने बनाया, कविता बबीता पार्क में खेलने गई। कविता झूला झूल रही थी और बबीता झुला रही थी। यहाँ क्या आ जाएगा? बबीता झुला रही थी। तभी उन्हें एक गिलहरी को देखा, तभी उन्होंने एक गिलहरी देखा जो उन्हें देख रही थी। गिलहरी को देखा जो उन्हें क्या कर रही थी? देख रही थी। शायद उसे भूख लग रही थी। कविता ने एक बिस्किट निकाला और गिलहरी को दे दिया। गिलहरी उसे खाने लगी। इस प्रकार हमने क्या बना ली? एक कविता बना ली और जो इसका जो कार्यपत्रक है उसको भी हमने पूरा कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे? जो हेलेन केलर पार्ट है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसके कार्यपत्रक के हम उत्तर देंगे। देखिए तो, मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को परास्त कर सकते हैं। हेलेन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। सन 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्कमिया नामक छोटे से कस्बे में हेलेन केलर का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार की संपादक थे। 19 वर्ष की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन और बाधिर बना दिया। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलेन के बचपन के ही ये सबसे कठिन दिन थे। ऐसे में हेलेन की माँ उनकी पहली गुरु बनी थी। उन्होंने उसे कई छोटे छोटे काम सिखाए। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहां गए। उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गईं। एनी सुलिवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया, अपितु उनकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग और उत्साह का संचार भी किया। हेलेन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलीका की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन को घुड़सवारी का बहुत शौक था। यह परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी भी कूची नहीं फेर सका। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलेन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्रित की। वह विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया। वे एक स्वावलंबी महिला थी।
उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलेन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्व वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। ये है जो हेलेन केलर चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है, उसको हमने पढ़ा था। उन्होंने कितने प्रयास किए और कितनी बार विश्व भ्रमण किया था? 6 बार है जो विश्व भ्रमण किया था। अब हम इस पाठ की जो कार्यपत्रक के प्रश्न उनको हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, जो शिक्षक द्वारा बोली गई शब्द हैं वो आपको यहाँ पर आपको सबको क्या करना है, यहाँ लिखना है। अब जो कार्यपत्रक 2 है, यहाँ देखिए, रिक्त स्थानों में सही परसर्ग चुनकर लिखना है। यहाँ पर सही शब्द यहाँ देखिए तो चुनना है जी। शब्द लिखिए है बॉक्स में, मैं, से, ने, को, की, पर। यहाँ से आपको फिर भरना है। कैसे? पहला देखिए, हेलेन केलर परिस्थितियों खालिस्तान हार नहीं मानती थी। हेलेन केलर है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। यहाँ पर हम सी भर देंगे। एनी खालिस्तान, हेलेन खालिस्तान को प्रशिक्षित किया। क्या बनेंगे? एनी ने हेलेन को प्रशिक्षित किया। अगला देखते हैं, संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सका है। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर, यहाँ क्या भरी जाएगा? पर विजय प्राप्त की। हेलेन खालिस्तान की संरक्षिका एनी सुलिवन बनी। यहाँ क्या भरा जाएगा? हेलेन की संरक्षिका कौन बनी? एनी सुलिवन बनी। हेलेन हिम्मत और हौसला की, यहाँ क्या भरा जाएगा? की अद्भुत मिसाल थी। हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। हेलेन केलर ने, यहाँ ने भरा जाएगा, ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। अब देखिए कार्यपत्रक हम 3 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर क्या दिया है? नीचे दिए गए रा का विभिन्न तरह से प्रयोग किया है, ऐसे और नए शब्द हमें बनाना है। जैसे रा का विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया, जैसे श्रम, क्रम, यहाँ देखिए राष्ट्र, ट्रक, रा का ऊपर रेप चिन्ह लगाई हुए, पर्व, यहाँ गर्भ ऊपर रेप के अनुसार यहाँ प्रयोग किया गया है। यहाँ सामान्य रा के रूप में प्रयोग किया गया है, नगर, डगर। तो यहाँ पर हमें इनके अनुसार ही आगे जो शब्द हैं उनको बनाना है। जैसे इस वाली रा से प्रयोग करें तो ब्रह्म, क्रमांक, नम्र, प्रताप। और जो राष्ट्र लिखा है, जैसे ट्रक लिखा, इस प्रकार से रा का प्रयोग करें तो ड्रम, ट्रक द्वारा से लिख दिया है। यहाँ पर ड्राइवर, ड्रग्स, ट्रेन, ट्रेन लिख सकती है। यहाँ पर क्या लिख सकती? ट्रेन, ट्रेन। अब देखिए जो ऊपर रेप लगी होती है उस प्रकार की रा का प्रयोग, जैसे पर्व, गर्भ। तो यहाँ देखिए धर्म, शर्म, कर्म, सर्दी। सामान्य रा के रूप में प्रयोग करेंगे तो लहर, शहर, बहार, कहार। ये इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। अब देखिए कार्यपत्रक 4 है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ हमें गद्यांश को हम पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। राजा हो या रंक, सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोही हो या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है, शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थिति में जीता है। अब हमें यहाँ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखिए। यहाँ देखिए क्या लिखना है? रेखांकित शब्दों को लिखकर अर्थ लिखना है। रंक, रंक का अर्थ क्या होता है? गरीब, निर्धन। पर्वतारोही मतलब पर्वत पर चढ़ने वाले, पर्वतारोही कहलाती हैं। मूर्ख, मूर्ख मतलब
अज्ञानी, मूर्ख मतलब अज्ञानी। भ्रमित, भ्रम में पड़ा हुआ, भ्रमित, भ्रमित मतलब भ्रम में पड़ा हुआ। श्रम, श्रम का अर्थ क्या होता है? मेहनत, श्रम मतलब मेहनत। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, राजा का विलोम रंक होता है। ऐसे ही निम्न शब्दों की हमें विलोम शब्द लिखनी है। विलोम मतलब उल्टी शब्द, विरोधी शब्द। मूर्ख, मूर्ख का विलोम हो जाएगा अज्ञानी, मूर्ख का विलोम हो जाएगा ज्ञानी। गर्मी, गर्मी का विलोम क्या हो जाएगा? सर्दी, गर्मी का विलोम हो जाएगा सर्दी। अब देखिए अगला, सा रा मा से क्या बना है? श्रम बना है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों को विच्छेद करके लिखना है। यहाँ देखिए, भ्रम, भ्रा आधा भा रा उम्मा भ्रम, व्रत वा रा ता व्रत, गर्दन गर्भ गा रा आधा गा रा आधा रा और यहाँ वा आएगा, क्या आएगा? गर्भ। क्रम आधा का रा उम्मा क्रम, ड्रम आधा डा रा म ड्रम, पर्व पा यहाँ गा है जो पूरा आएगा, कहाँ पर? ये देखिए गर्भ लिखा है जो गा आधा रा और वा, क्या आ जाएगा? गर्भ। पा आधा रा वा और वा पर्व, धा आधा रा उम्मा धर्म। इस प्रकार है जो हमने विच्छेद करके यहाँ पर लिख लिया। कार्यपत्रक 5, इसमें क्या लिखा है? रा के रूप, जब रा व्यंजन से पहले आए तो आगे वाली वर्ग पर रा की रेप के रूप में लगता है, जैसे गर्म, शर्म। इनको हमने तोड़कर भी यहाँ बता दिया है। ये नरम, क्या और लिखा जाएगा? नरम, शर्म। अब देखिए, रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा के नीचे क्या लगती है? नीचे वाले के रूप में रा लगता है, जैसे जब कोई स्वर के रूप में व्यंजन हो तो। अब देखिए रा के सामान्य अर्थ है, जैसे उदाहरण के रूप में रा के रूप में बताए गए दो अन्य शब्द भी यहाँ पर लिखना है, जैसे सामान्य रूप से रा, रेप वाले से, रिर वाले से और ट्रक, इस प्रकार लिखना। नजर, बधर सामान्य रूप में लिखेंगे, क्या आएगा? लहर, शहर। रेप में लगाएंगे, ऊपर रेप है तो धर्म, शर्म। प्रक्रिया, क्रम, ट्राला, ड्रम। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए कारक, कारक किसी कहती हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध जाना जाए उन्हें क्या कहती हैं? कारक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग भी कहते हैं। यहाँ पर कारक लिखे हैं और उनकी विभक्ति चिन्ह लिखे हैं। यहाँ इनको आप सभी को क्या करना है? याद करना है। कर्ता, कारक मतलब विभक्ति चिन्ह ने, से, के द्वारा। जैसे किसान ने फसल काट ली, यहाँ किसान ने फसल काट ली तो किसने? किसान ने। कर्म कारक, कर्म को माँ बच्चे को बुला रही है, यहाँ है कर्म कारक, किसको बुला रही है? बच्चे को। कारण कारक, कारण कारक मतलब से, बच्चे ने बोतल से दूध पिया, किससे? बोतल से दूध पिया। तो ये हैं जो इनके चिन्ह है। कारण से, संपदानम के लिए, को अपादानम कारक से मतलब अलग होने की अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। संबंध कारक, का, के, की, गरा, रेरी। अधिकरण कारक, मैं पर, ऊपर के भीतर, मैं पर, ऊपर के भीतर, को, के पहले। ये हैं दो अधिकारण कारक हैं। संबोधन कारक हैं हे, अरे, ओ, रे। ये हैं संबोधन कारक हैं। अरे लड़के इधर मत बैठो, अरे लड़के इधर मत बैठो। तो आपको जो इनको क्या करना है? कारक और इनकी चिन्ह है, इनको याद कर लेना है। अब देखिए अगला कार्यपत्रक है 6। इसमें क्या है? पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ लिखना है। जो शब्द है उनकी हमें क्या लिखनी है? यहाँ पर अर्थ लिखनी है।
दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति का अर्थ क्या होता है? मजबूत इरादा। क्या होता है? मजबूत इरादा। अब मजबूत इरादा इसका अर्थ क्या होता है? पक्के इरादे। मजबूत इरादे मतलब पक्के इरादे, बिल्कुल करना ही करना है। अपंगता। अपंगता मतलब दिव्यांगता। अपंगता का अर्थ क्या हो जाएगा? दिव्यांगता। अनूठी मिसाल। अनूठी मिसाल मतलब विशेष प्रेरणा। विशेष प्रेरणा। दृष्टिहीन। दृष्टिहीन मतलब अंधा। दृष्टिहीन का अर्थ क्या निकलेगा? अंधा। बधिर, जो सुन ना सके। जो सुन ना सके। अंधकारमय। अंधकारमय अंधेरा। विस्तृत मतलब फैला हुआ। विस्तृत मतलब फैला हुआ। झलक। झलक का अर्थ क्या आता है? यहाँ पर झलक आएगा दृश्य। एक झलक दिखा, एक दृश्य दिखा दो, एक दृश्य एक बार दिखा दो। झलक मतलब दृश्य। कूची नहीं फेर सका मतलब मिटा ना सका। मिटा ना सका। विकलांग मतलब दिव्यांग। स्वावलंबी, स्वयं पर निर्भर। स्वयं पर निर्भर। मिसाल मतलब जोत। ध्वस्त हुआ मतलब मिट गया। ध्वस्त हुआ मतलब मिट गया। आबाद। आबाद मतलब विकसित। अगला क्वेश्चन है, आपकी शाला में हेलेन केलर की तरह कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगी? अपने विचार लिखना है। यदि आपके विद्यालय में, आपकी शाला में हेलेन केलर जैसा कोई विद्यार्थी है तो आप सबको बताना है कि आप उसका कैसे सहयोग करेंगी। अपने विचार इस पर लिखना है। आप बताइए उसका हम कैसे सहयोग करेंगे, उसकी मदद आप कैसे करेंगी। आपके जो साथ में या विद्यार्थी है तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। यहाँ पर आप सबको अपनी विचार यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार हमने जो ब्रिज कोर्स, हिंदी ब्रिज कोर्स का जो पाठ था हेलेन केलर, इसको हमने कंप्लीट पूरा कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।